हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज की क्लास में, आज के लेक्चर में मैं लेकर आई हूं आपके लिए दो टॉपिक, सीबीडी और ट्रैफिक। इनके बारे में जानेंगे, एग्जाम में यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सीखेंगे, प्लस यहाँ पे इंडिया का क्या रोल है उसको भी हम जानेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में जो भी आंसर लिखना है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिखना है। अगर आप आरएस मेंस के अलावा भी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने फैक्ट्स और लॉजिक्स दोनों को ही भरपूर मात्रा में डाला है। स्पेशली अगर आप आईएएस प्रीलिम्स देने वाले हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और यूजफुल रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स में भी इस एनवायरनमेंट के आने लगे हैं। और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्वियसली थोड़े से टफ और एनालिटिकल बनाए जाते हैं, ऑल्दो वो इतने ज्यादा एनालिटिकल नहीं होते। अगर हम चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझ लें तो ये क्लासेस जो है उनके लिए भी यूजफुल रहेंगी। और अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्लास यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि जो छोटे छोटे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं वो भी मैंने इन क्लासेस में डाले हैं, जो कि आपके आरएस मेंस के एग्जाम में भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे, प्लस आपके और भी एग्जाम्स को क्लियर कराने में आपकी हेल्प करेंगे। तो हम शुरू कर लेते हैं इस क्लास को, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे। और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले सीबीडी। सीबीडी की बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, या इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बेसिकली जो जैव विविधता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उससे रिलेटेड ये क्या है? कन्वेंशन है या अभिसमय है। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं चीजें। ये जो अभिसमय है ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक बाध्यकारी संधि है ना। वर्ड्स पर ध्यान देंगे, ये एक बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 3 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से? पहला है जैव विविधता का संरक्षण, ऑब्वियसली इसका नाम ही है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इसका ऑब्वियसली पहला जो मेन उद्देश्य है, एम है, वो है जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा इसका उद्देश्य है जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग, यानी जो जैविक विविधता है उसके जितने भी घटक हैं, हम ये मान लेते हैं चाहे वन्य जीव हैं चाहे वनस्पति हैं, उसके जितने भी घटक हैं उन सभी का सतत उपयोग, यानी वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात है कि हम इस तरीके से उनको यूज करें, उन संसाधनों का इस तरीके से दोहन करें कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। तो इनका सतत उपयोग करना है कि ये एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। तीसरा है आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण, यानी जो भी हम आनुवंशिक संसाधन यूज करते आए हैं उनके लाभों को हमें हर वर्ग तक पहुंचाना है, न्याय संगत उसका वितरण करना है। यानी ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही वर्ग को उसका लाभ मिले, सभी वर्गों को। जैसे अगर हम देश के स्तर पे बात करें तो विकसित, विकासशील और अविकसित जो देश हैं उन तीनों कैटेगरी के देशों को उसका लाभ मिलना चाहिए। क्लियर है? समझ गए हैं? आगे हम बात करें तो सीबीडी का जो सचिवालय है, इसका जो सेक्रेटरीट है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं, आईएएस प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो सीबीडी का जो सेक्रेटरीट है वो है कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। और बेसिकली जो यूएनईपी है, हमने कल की क्लास में पढ़ा था ट्रैफिक के उसके साइट्स के बारे में, तो उसको भी यूएनईपी के द्वारा चलाया जा रहा था, और इसको भी यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। जैविक विविधता अभिसमय के तहत जो देश होते हैं, पार्टियां होती हैं, वो नियमित अंतराल पर मिलती रहती हैं, और इनकी जो बैठक होती है उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप कहा जाता है। ठीक है, तो आप अक्सर पढ़ते होंगे ना, कॉप 10, कॉप 11, कॉप 15, 18, ये सब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। आगे हम बात करें इसके तहत क्या क्या हुआ है। डायरेक्टली आपको इन प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चन मिल सकता है। देखो 2 मार्कर क्वेश्चन इजीली यहां से बनाया जा सकता है। जैसे अभी हम बात करेंगे कार्टेजेना प्रोटोकॉल की, तो डायरेक्टली कार्टेजेना प्रोटोकॉल पे 15 शब्दों में आपको लिखने को मिल सकता है। या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है जिसके बारे में आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप इसकी कैसे कैसे विकास हुआ इसके बारे में बताइए, तो वहां पे आपको इनका क्रमबद्ध जो है विवरण वहां पे देना होगा कि पहले कौन सा प्रोटोकॉल आया, फिर कौन सा प्रोटोकॉल आया, इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, तो ये सारी चीजें बतानी होंगी। वैसे ये सीरीज जब एंड होगी तो उसके बाद में मैं आपके लिए टाइमलाइन भी लेकर आऊंगी कि सबसे पहले अगर हम बात करें पर्यावरण के एंगल से, या हम बात करें सतत विकास के एंगल से, या किसी भी एंगल से, तो अगर एग्जाम में आपको कुछ भी ना सूझे ना उस आंसर में, तो आप बस वो टाइमलाइन लिखाइएगा। तो वो टाइमलाइन भी जब ये सीरीज एंड होने वाली होगी तो लास्ट के वीडियोस में हम आपको टाइमलाइन भी सिखा देंगे। क्लियर है?
तो हम बात करें तो 2000 में, वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी, किस पर है, ये जैव सुरक्षा से संबंधित है, को अपनाया गया था और यह 2003 से लागू हुआ था। 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ था, यानी इसको अपनाया कब किया गया, 2000 में, और लागू किया गया 2003 में। ये है किससे संबंधित, तो ये प्रोटोकॉल जो है वो आधुनिक जो जैव प्रौद्योगिकी है यानी कि बायोटेक्नोलॉजी है, उसके परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करता है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो भी हाइब्रिड या नई नई चीजें बना रहे हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये नई नई जो चीजें हम बना रहे हैं ना, उसका नुकसान बायोडायवर्सिटी को नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे बायोडायवर्सिटी को हानि नहीं होनी चाहिए, जैव विविधता को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मेन इसका जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का जो मुख्य लक्ष्य था तो क्या है, आधुनिक जो हमारी जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करता है। शॉर्ट में आप समझ गए। तो जैसे आपके साइंस वाले सेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर मान लो सरकारी स्कीम पर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये बता सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है भारत कर रहा है और इससे रिलेटेड कार्टेजेना प्रोटोकॉल पे भी भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। इस तरीके से आप इसको लेकर जा सकते हो। आगे हम बात कर रहे हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। तो आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के, यानी जो हमारे आनुवंशिक संसाधन है जिसका हमने बोला उचित और न्याय संगत हमें वितरण करना है, तो उन तक हम हर किसी को पहुंच दे पाए और उनके उपयोग से जो लाभ हो रहा है उसका उचित और न्याय संगत साझाकरण कर पाए, उसके लिए वर्ष 2000 में नगोया प्रोटोकॉल, नगोया कहाँ है, जापान का एक शहर है, उसमें अपनाया गया था COP 10 के अंदर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 10वीं थी उसके अंदर, और ये लागू कब हुआ था, 2014 में, ठीक है। ये प्रोटोकॉल न केवल सीबीडी के तहत शामिल आनुवंशिक संसाधनों और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू होता है, बल्कि आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े उस पारंपरिक ज्ञान यानी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी कवर करता है जो सीबीडी और उसके उपयोग से होने वाले लाभों से आच्छादित है। यानी नगोया प्रोटोकॉल का अगर आपको एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन मिल जाए तो उसका कीवर्ड रहेगा आनुवंशिक संसाधन या ट्रेडिशनल नॉलेज यानी कि पारंपरिक ज्ञान। तो ये 2 कीवर्ड आपको इसमें यूज करने हैं और इनका जो है ये क्या करता है, उचित और न्याय संगत साझाकरण करता है। हर टॉपिक के कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए और उन कीवर्ड्स को आप एग्जाम में जरूर से लिखाएं, तो बस आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ इतना भी लिखाएंगे नगोया प्रोटोकॉल के बारे में तो 2 में से लगभग 1.5 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। अगर एक आध फैक्ट्स और डाल दिए डेट वगैरह तो 2 में से 2 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। चलिए, सिंपल सी चीजें हैं, क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है आरएस मेंस का एग्जाम। वर्ष 2010 में नगोया में सीबीडी की एक कॉप हुई थी 10, उसमें 2011 से 2020 हेतु, देखो कौन से वर्षों के लिए, 2011 से 2020 हेतु जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना यानी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था, को अपनाया गया। और उसमें पहली बार विषय विशिष्ट 20 जैव विविधता लक्ष्य यानी बायोडायवर्सिटी गोल्स इसके अंदर बनाए गए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, आईची गोल्स कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। तो आईची बायोडायवर्सिटी गोल्स, आईची जैव विविधता लक्ष्य पर भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको याद रखेंगे। आईची जैव विविधता लक्ष्य के रूप में जाना जाता है और इनको अपनाया गया था। तो ये किससे रिलेटेड है, नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। और उसके अंदर जो जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना बनाई गई उसमें 20 जैव विविधता लक्ष्यों को हम क्या बोलते हैं, आईची जैव विविधता लक्ष्य बोलते हैं। भारत में सीबीडी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो जो भारत में बायोडायवर्सिटी एक्ट है जो 2002 में बना था वो बेसिकली सीबीडी के को इफेक्टिव करने के लिए ही बना था। तो ये क्लियर है आपके। आगे हम चलेंगे, अगला टॉपिक ट्रैफिक। सीबीडी के बारे में लगभग इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर हम देखें तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, आईची गोल्स, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। और भारत जो है इसके रूल्स को कैसे लागू करता है, बायोडायवर्सिटी एक्ट के थ्रू यानी जैव विविधता अधिनियम के माध्यम से भारत अपने देश में लागू करता है। और जो इसके सीबीडी के जो नियम होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, ये हमने शुरू में ही देख लिया था। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में यूज करनी है। सीबीडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, सीबीडी, नगोया, कार्टेजेना, अगर आपको वर्ड लिमिट ज्यादा मिल जाए और आपको अचानक से कुछ ना सूझे तो सीबीडी के जो उद्देश्य है ना, 3 उद्देश्य, उन 3 उद्देश्यों को आप अच्छे से कर लेना और उनको अच्छे से लिख कर आ जाना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक जो है ट्रैफिक। ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहले जान लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। तो ट्रैफिक की जो फुल फॉर्म है
वो है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ये है ट्रैफिक की फुल फॉर्म। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ये वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क एक अग्रणी गैर सरकारी संगठन है। क्या है ये? एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में वन्य जीव व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उस दिन हमने जो साइट्स पढ़ा था वो भी वन्य जीवों के या व्यापार से संबंधित था, पर उसमें क्या था, मेनली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो उसने अपनी 3 लिस्ट बना रखी थी उससे रिलेटेड था। ये इन जनरल वन्य जीव व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यह विश्व वन्य जीव कोष WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का एक संयुक्त कार्यक्रम है। ट्रैफिक क्या है? WWF और IUCN, इन दोनों का एक मिला जुला कार्यक्रम है। आगे हम बात करें इसके बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और ये अनुसंधान संचालित कार्योन्मुखी वैश्विक नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ है। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर में इजीली यूज कर सकते हैं। अनुसंधान संचालित है, कार्योन्मुखी है और वैश्विक नेटवर्क के रूप में ये विकसित हुआ है, जो अभिनव और व्यावहारिक संरक्षण समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में। देखो बिल्कुल अलग ही जगह इसका मुख्यालय है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो वन्य पौधे हैं और पशु हैं उनका व्यापार प्रकृति संरक्षण के लिए खतरा ना हो, यानी उनका हम इस तरह से व्यापार ना करें कि हम एनवायरनमेंट को कंजर्व ना कर पाए। ठीक है, आगे हम बात करें तो अपनी स्थापना से ही इसने अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार संधियों के विकास में सहायता की है। यह नवीनतम वैश्विक रूप से आवश्यक प्रजाति व्यापार मुद्दों जैसे बाघ के अंग हो गए, हाथी दांत हो गए, गेंडों के सींग हो गए, इनके व्यापार पर संसाधनों, विशेषज्ञता और जागरूकता के उत्थान हेतु अपना ध्यान केंद्रित करता है। यानी बेसिकली क्या कर रहा है, इनके व्यापार से पर जो संसाधन, विशेषज्ञता और जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए इनका काम कर रहा है। बाघ के अंग हो गए, जैसे हाथी दांत हो गए, इन सब चीजों की आपको पता ही है इलीगल ट्रेडिंग होती है। हम लोग भी कई बार जाते हैं किसी जगह घूमने तो वहां पे आप देखोगे कई बार सोवेनियर के तौर पे हमें ये दिखाई देते हैं, बिकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, इलीगल रहती है। ठीक है, आगे हम इसमें बात करें तो और क्या चीज है, लकड़ी और मत्स्य उत्पाद जैसी वस्तुओं में बड़ी मात्रा के व्यावसायिक व्यापार पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लकड़ी वन्य पौधों में आ गई और मत्स्य उत्पाद हो गए, उन पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। तो इसके अंदर आप आराम से SDG जो 15 है ना और SDG 14 है ये शामिल कर सकते हैं। लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड है ना, जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं 14-15 आप इसके साथ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और त्वरित परिणामों और नीतिगत सुधार हेतु इन्हें कार्य में जोड़ा जाता है, क्योंकि ये क्या है, कार्योन्मुखी है। आगे हम बात करें भारत की इसमें क्या भूमिका है, ट्रैफिक एंड भारत। तो इसमें हम बात करें तो ट्रैफिक जो है वन्य जीव कोष भारत के एक प्रोग्राम डिवीजन के रूप में वर्ष 1991 से कार्य कर रखा है। हमने क्या बनाया, ट्रैफिक वन्य जीव कोष बनाया है, जो 1991 से काम कर रहा है और ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है। तभी से यह अवैध वन्य जीव व्यापार पर अध्ययन कर रहा है, निगरानी और रोकथाम में सहायता के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों तथा विभिन्न अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी से कार्य कर रहा है। तो यह अवैध वन्यजीव व्यापार पर अध्ययन करता है, निगरानी और रोकथाम करता है और इसके लिए राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों की भी सहायता लेता है और करता है। इस कार्यक्रम के तहत जो ट्रैफिक अधिकारियों के विविध समूहों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, क्षमता निर्माण करेंगे। तो आप कुछ कीवर्ड समझिए है ना, इसका मतलब क्या है। तो अगर मान लो आप पूरी बात ना लिख पाओ तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि हमें यहाँ पे क्या करनी है, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। तो प्रशिक्षण करना है और सहयोग प्रदान करता है जो कि वन्य जीव प्रवर्तन और अन्य संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड एजेंसी हैं, लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देता है। फिर ट्रैफिक इंडिया एक सतत चलते रहने वाली परियोजना है, जिसमें भारत में जैसे तेंदुए हो गए, पैंथर यानी बाघ हो गए, इनके अवैध शिकार और व्यापार पर अध्ययन करता है। मोर के पंखों का व्यापार, ये तो आपके घर में भी शायद होंगे मोर के पंख, तो इनका व्यापार हो गया। उल्लू का व्यापार हो गया, शिकारी समुदाय की गतिशीलता और चिकित्सीय पौधों का व्यापार, चिड़ियों का व्यापार, इनका ये सब इसमें शामिल है। तो बेसिकली क्या करता है, अध्ययन एवं शोध करता है ना, क्योंकि हमने क्या देखा, ये अनुसंधानोन्मुखी है, यानी अनुसंधान करता है, कार्योन्मुखी है और अनुसंधानोन्मुखी है। तो ये अनुसंधान कर रहा है इन सब चीजों पे कि इनका व्यापार क्यों हो रहा है, किस जगह ज्यादा हो रहा है, किस तरह के लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, इन सब चीजों का इसमें अध्ययन
किया जाता है। फिर हम देखें तो ट्रैफिक इंडिया का जो प्रथम उपभोक्ता जागरूकता अभियान, यानी क्या कर रहा है, जागरूकता का भी काम कर रहा है। तो एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान है डू नॉट बाय ट्रबल, यानी जब आप किसी ऐसी जगह पर्यटन के लिए जाएं तो वहां से जो यादगार के तौर पर अपन सोवेनिर लाते हैं ना, तो हम कोई ऐसी मुसीबत ना ले आए, यानी कोई इलीगल चीज ना ले आए। तो पर्यटकों को सलाह देता है कि अपनी यात्रा के दौरान वो यादगार के रूप में जो खरीदते हैं उसके प्रति सावधान रहें। वर्ष 2008 से यह अभियान जो है हवाई अड्डों, टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव रिसोर्ट्स, ट्रैवल एजेंसी, स्कूल, कॉलेज, अन्य प्रमुख स्थानों पर सफलतापूर्वक चल रहा है। ट्रैफिक का नवीनतम अभियान जो है वो है 4 एशियाई बिग कैट्स। कौन कौन सी है ये? बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड पर वांटेड अलाइव सीरीज, यानी हमें ये जीवित चाहिए, ये सीरीज चल रही है। और ये चारों अपने शारीरिक अंगों के अवैध व्यापार से संकटापन्न है, क्योंकि इनकी जो शारीरिक अंग है, स्पेशली इनकी जो खाल होती है, उसका आपको पता ही है अवैध व्यापार होता है। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें ट्रैफिक की, तो लास्ट एस्पेक्ट इसमें है दक्षिण एशिया वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क, यानी कि साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं सावेन, की स्थापना के लिए जो दक्षिण एशियाई देश है उनको एक साथ लाने के लिए ट्रैफिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सावेन की औपचारिक स्थापना पारो कहां पर है? भूटान में है, में आयोजित एक अंतर सरकारी बैठक में हुई थी। ये बैठक भूटान सरकार ने जनवरी 2011 में आयोजित की थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि जो वन्य जीव अपराध हो रहे हैं उनसे मुकाबला हेतु ये देश मिलकर सहयोग करना है, यानी ट्रैफिक के अंतर्गत जो वन्य जीव अपराध हैं उनके भी काम किया जाता है। तो ये सावेन पे भी आप पे 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सावेन की स्थापना दक्षिण एशियाई देशों ने की है ट्रैफिक के अंतर्गत। दक्षिण एशिया वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क है ये, और इसकी औपचारिक स्थापना पारो भूटान में हुई है, ठीक है, 2011 में हुई थी। वन्य जीव अपराधों के मुकाबले से ये संबंधित है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ से आपको 2 मार्कर, 5 मार्कर या 10 मार्कर जिस भी तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो उसकी डीलिंग में ये जो लेक्चर रहा था उसको आप यूज कर पाएंगे। कैसे चीजों को रिलेट करना है, कैसे चीजों को इंटरलिंक करना है, ये आप समझ ही गए होंगे, समझ रहे होंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे ये सीरीज आगे चलेगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना कंटेंट और इतना पैटर्न, या हम बोल सकते हैं इतने तरीके, मेथड मिल जाएंगे किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने का। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो क्वेश्चन नहीं उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होता, तो भी उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, यूजफुल लग रही हैं, तो इनको जरूर से लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर से दबा के रखें जिससे नई क्लास का, नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से कोई नया टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।